या फिर रोड पे चलते चलते कभी गिर गए हो सकता है कि चोट आपको खुद को लगी हो या अपने फैमिली मेंबर किसी और को लगी हो। इंजर्ड पार्ट है उसको हमेशा अपने हार्ट की लेवल से, अपने दिल की लेवल से ऊंचाई पे रखना है। इस बेसिक क्रीम है सोप्रामाइसिन, जो कि अपन किसी भी घाव पे, तो लोग गलती क्या करते हैं कि उस फफोले को फोड़ देते हैं। वैसलीन क्या करती है कि चोट लगने वाली जगह पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। चोट लगती है उस जगह बन जाता है धब्बा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है DTH हेल्थ मैटर्स। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि चोट लगने पर क्या करें, चोट किस तरह से लग सकती है, चोट का फर्स्ट एड कैसे करें, और चोट लगने के बाद में जब उसका घाव बढ़ता है तो उसका स्कार यानी कि दाग या धब्बा या उसका निशान बनने से कैसे बचाएं। इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इंजरी यानी कि चोट की डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, एनी डैमेज टू आवर बॉडी may be intentionally or unintentionally due to falls, एक्सीडेंट, बर्न्स, यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का डैमेज जो कि इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, जानबूझ के भी लग सकता है, तो कभी कभी अनजाने में भी चोट लग सकती है। और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो गिरने से लग सकती है, कट लगने से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकती है, और कभी कभी जलने से भी इंजरी हो सकती है। दोस्तों, जब हम घर में रहते हैं तो कभी जाने अनजाने में हमें चोट लग जाती है। कभी बाथरूम में फिसल के गिरने से भी चोट लग सकती है। कभी हो सकता है कि ब्लेड का आपके उंगली में कभी कट लगा हो, कभी नाइफ से आप कटे हों, या फिर रोड पे चलते चलते कभी गिर गए हों तो आपके घुटने में इंजरी हो सकती है। क्रिकेट खेलते हुए भी आपको कभी चोट लगी हो, बाइक चलाते हुए चोट लग सकती है, और कभी इलेक्ट्रिक बर्न भी आपको हो सकता है, यानी कि लाइट का करंट लगने से भी इंजरी हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी पार्ट में केमिकल अगर कुछ गिरता है तो उससे भी इंजरी हो सकती है। और दोस्तों, अगर अपन बर्न की बात करें तो बर्न किसी भी तरह से हो सकता है। वो केमिकल बर्न हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी गर्म चीज़ को अपन छू लेते हैं तो उससे ही बर्न इंजरी हो सकती है, और अगर एसिड अपनी स्किन पे गिरता है तो उससे बर्न इंजरी हो सकती है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक बर्न भी हो सकता है। तो इस तरह की अलग अलग तरह की इंजरीज होती हैं। मोस्टली इंजरीज़ को क्या है, हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है माइनर इंजरी और एक होता है मेजर इंजरी। अब दोस्तों, माइनर इंजरी में तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। माइनर इंजरी को अपन घर पे भी फर्स्ट एड के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मेजर इंजरी में जो है आपको हॉस्पिटल में जाके दिखाना होता है। मेजर इंजरी जो है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़े। और माइनर इंजरी को अपन घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ओनली माइनर इंजरी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि माइनर इंजरी में इतना कोई खास इंटरवेंशन अपने को नहीं लेना होता है। अपन घर में जो फर्स्ट एड किट रखते हैं उससे भी माइनर इंजरी को ट्रीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में अगर अपन बात करें इंजरी की, तो इंजरी दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब दोस्तों, एक्सटर्नल इंजरी जो होती है वो अपने को दिखाई देती है। अपने बॉडी पार्ट पे अगर कहीं इंजरी होती है तो वो अपने को दिखती है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे कट लग सकता है, वहाँ कुछ नुकीली चीज़ घुसी हुई है तो वो अपने को दिख जाएगी। तो एक्सटर्नल इंजरी को अपन देख सकते हैं, लेकिन इंटरनल इंजरी को अपन नहीं देख सकते। अब इंटरनल इंजरी में क्या हो सकता है, फ्रैक्चर इंटरनल इंजरी में आते हैं, आपके लिगामेंट टियर हो सकते हैं। तो ये सारी जो इंटरनल इंजरी जिनको अपन देख नहीं सकते, मोस्टली इंटरनल इंजरी में आपको हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। लेकिन माइनर इंजरी जो होती है, यानी कि एक्सटर्नल जो इंजरी है जो अपने को आंखों से दिखाई दे रही है और माइनर है, तो उसको अपन घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इंजरी का यानी कि चोट का टाइप अपन ने जान लिए हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि इंजरी वाली जगह पे अपन को क्या क्या दिख सकता है। जहाँ पे दोस्तों इंजरी होती है, जहाँ चोट लगी होती है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे फफोला बन सकता है। अगर आपको जलने से इंजरी हुई है तो फफोला बन सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है यानी सूजन आ सकती है। और जिस बॉडी पार्ट पे इंजरी लगी है, जिस बॉडी पार्ट पे चोट लगी है, वहाँ पे रेडनेस भी आपको दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, ये इंजरी के साइन सिम्टम हो गए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इंजरी के घर पे ट्रीटमेंट की, कि घर पे अपने को किस तरह से फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए। अब फर्स्ट एड किट दोस्तों हमारे सबके घर में अवेलेबल हो ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे फर्स्ट एड किट हमेशा अवेलेबल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपन फर्स्ट एड किट के बिना भी घर पे जो है कुछ एक दो चीज़ें रख के भी फर्स्ट एड कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर चोट लगने के बाद में उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है कि जैसे ही चोट लगती है तो आपको शांति बनाए रखना है, पैनिक नहीं होना है। कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर वो चोट लगी हुई देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराहट उनमें हो जाती है और पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि चोट आपको खुद को लगी हो या अपने फैमिली मेम्बर किसी और को लगी हो, तो आपको उसको शांति से फर्स्ट एड देना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही चोट लगती है किसी को तो आपको उसको सबसे पहले डायरेक्टली टच नहीं करना है। घाव को टच करने से पहले आपको अपने हाथ जो हैं अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, और आप चाहें तो हाथों को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। जब से कोविड आया है तब से हमारे सबके घर में सैनिटाइज़र मिल जाता है। मेरे पास भी ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है। इस तरह का सैनिटाइज़र होता है, इससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद में इंजरी को जो है टच कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप इंजरी को टच करेंगे
उससे पहले आप इंजरी जो पार्ट है, इंजर्ड जो पार्ट है उसको देखेंगे कि उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको जो है इंजर्ड पार्ट को एक स्टेराइल गोज से कंप्रेस करके रखना है। गोज पीस, इस तरह के गोज पीस होते हैं। अगर आपके घर में इस तरह के गोज पीस नहीं है, ये मोस्टली हॉस्पिटल में ही होते हैं, और जो स्टेराइल गोज जो है उनका पैकेट भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। इस तरह के पैकेट जो आता है उसमें स्टेराइल गोज पीस होते हैं, उनको आप काम में ले सकते हो। और जो ब्लीडिंग हो रही है, जिस पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, अभी मान लेते हैं कि जैसे हाथ में अगर इंजरी लगी हुई है, अगर हाथ में चोट लगी है तो अपने को क्या करना है, गोज पीस से उसको इंजरी को कंप्रेस कर देना है। अगर आपके घर में गोज पीस नहीं है तो आप जो है किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े को भी यूज़ कर सकते हो। साफ़ सुथरे कपड़े से आप इंजर्ड पार्ट को कंप्रेस करके रख सकते हो। अब आप इस तरह से कंप्रेस कर लेंगे और कुछ मिनट तक कंप्रेस रखेंगे। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो यह है कि आप जो इंजर्ड पार्ट है उसको हमेशा अपने हार्ट की लेवल से, अपने दिल की लेवल से ऊंचाई पे रखना है। इस तरह से जो है इंजर्ड पार्ट को अपने हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे। अब जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तो आपको गोज पीस हटा देना है, या जो क्लॉथ से आपने दबा के रखा हुआ है इंजर्ड पार्ट को उसको हटा देना है। इसके बाद में आप इंजर्ड पार्ट को असेस करेंगे, अच्छे से इंजर्ड पार्ट को असेस करेंगे कि उसमें ब्लीडिंग रुक गई है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें डर्ट तो नहीं है, उसमें डस्ट नहीं है, उसमें और कोई डेब्रिस तो नहीं है। अगर कांच से इंजरी हुई है तो उसमें कांच के पार्टिकल्स तो नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। अगर उसमें ऐसा कुछ भी है तो आपको सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए दोस्तों अपने सबके घर में जो फोर्सेप होती है, जिसको ट्विजर्स भी बोलते हैं, चिमटी जिसको बोलते हैं, इस तरह की चिमटी, ये तो खैर हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट है, इसको फोर्सेप बोलते हैं, लेकिन आपके घर में जो है चिमटी मिल जाती है। वो चिमटी आप उस इंजर्ड पार्ट में से डस्ट पार्टिकल्स को, या अगर ग्लास पार्टिकल्स उसमें फंसे हुए हैं तो उनको निकालने में इस तरह के ट्विजर्स को काम में ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ट्विजर है वो क्लीन होना चाहिए। और क्लीन आपको किससे करना है, सैनिटाइजर से। सैनिटाइजर की बोतल जो है उससे सैनिटाइजर उसके ऊपर डालना है और उससे क्लीन करना है। आप चाहे तो गोद से भी इस तरह से उस ट्विजर को क्लीन कर सकते हैं। ट्विजर को क्लीन करने के बाद में जो इंजर्ड पार्ट से आपको ग्लास पार्टिकल्स को निकालना है। लेकिन ध्यान रहे कि हार्ट लेवल से आपको इंजर्ड पार्ट को ऊपर रखने की कोशिश करना है। कभी कभी ये पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि हार्ट लेवल से जो है आपका बॉडी पार्ट ऊपर रहे। इससे क्या होगा कि जो है ब्लीडिंग नहीं होगी, इंजर्ड पार्ट से ब्लीडिंग कम होती है, क्योंकि हार्ट का लेवल डाउन चला जाता है और इंजर्ड पार्ट का ऊपर चला जाता है, तो वहाँ ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए ब्लीडिंग भी जल्दी रुक जाती है। तो आपको इस तरह से ट्विजर की सहायता से इंजर्ड पार्ट को क्लीन कर लेना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि दोबारा उसको घाव को देखेंगे, और घाव को जो है, वुंड को जो है आप टेप वाटर के अंदर ले जाके उसको धो सकते हैं। टेप वाटर में धो लीजिए। अगर आपके पास में नॉर्मल सेलाइन है तो नॉर्मल सेलाइन से भी आप वुंड को वॉश कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे घर में नॉर्मल सेलाइन जो है नहीं मिलता है, इसलिए आप टेप वाटर के नीचे भी उसको धो सकते हैं। अब दोस्तों टेप वाटर के नीचे धोने के बाद में आपको उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप क्या करेंगे कि वही एक गोज पीस लेंगे और गोज पीस से जो वुंड है उसको ड्राई कर लेंगे, इस तरह से ड्राई कर लेंगे। अब दोस्तों वुंड को ड्राई करने के बाद में, हाँ, अगर गोज पीस नहीं है तो आपको क्लीन क्लॉथ भी काम में लेना पड़ सकता है, आप उसको काम में ले सकते हैं। और वुंड को ड्राई करने के बाद में आप क्या करेंगे कि वुंड के ऊपर एक एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे। एंटीबायोटिक क्रीम जो है कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सोप्रामाइसिन, मोस्ट बेसिक सी एक क्रीम है, बेसिक क्रीम है सोप्रामाइसिन, जो कि अपन किसी भी घाव पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक जो मोस्ट कॉमन क्रीम आती है वो है बीटाडीन। बीटाडीन ऑइंटमेंट को अपन उस घाव पे लगा सकते हैं। इसके अलावा न्यूस्पोरिन क्रीम भी आती है, वो भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अपन जो है, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो डिटोल अपने घर में मिल जाता है, डिटोल अपन घाव पे लगा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो अपन वेसलिन भी यूज़ कर सकते हैं। वेसलिन क्या करती है कि चोट लगने वाली जगह पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं जाता है। अब एंटीबायोटिक क्रीम आपको अप्लाई कर देनी है। एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करने के बाद में आप क्या करेंगे कि एक नया गोज पीस लेंगे। नया गोज पीस लेने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको गोज पीस को इंजर्ड पार्ट के ऊपर रख देना है जिस पे क्रीम लगी हुई है, ताकि क्रीम उस पर लगी रहे। उसको रोकने के लिए अपन गोज पीस यूज़ करते हैं। इसके बाद में आपको गोज पीस के ऊपर जो है बैंडेज से ड्रेसिंग कर देनी है, बैंडेज लपेट देना है, ताकि गोज पीस और वो क्रीम जो है अपनी जगह पे रुकी रहे। अब दोस्तों आपको डेली उस घाव को, उस ड्रेसिंग को खोल के देखना है कि घाव कितना सूख गया है, कितना हील हुआ है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, मवाद तो नहीं बनी हुई है, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं आ गई है, या दर्द ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। ये चीज़ आपको डेली उस ड्रेसिंग को हटा के देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको ड्रेसिंग तब तक करनी है जब तक कि घाव भर नहीं जाए। घाव भरने का आपको किसे पता चलेगा, आपको मालूम है कि जब कोई इंजरी होती है तो उस जगह पे खरोंट आता है, जिसको खरोंट ही बोलते हैं अपन, लोकल लैंग्वेज में खरोंट बोलते हैं, और इसी उसको स्केप भी बोलते हैं। अगर वो स्केप बन रहा है तो आपको ड्रेसिंग करना बंद कर देना है।
उसके बाद में आपको ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपको बर्न इंजरी हुई है, यानी कि जलने की चोट है, तो आपको जलने की चोट लगते ही तुरंत उसको कोल्ड वाटर में वॉश करना चाहिए। ठंडे पानी में उसको वॉश करना चाहिए, गर्म पानी में कभी भी उसको नहीं धोएं अगर जलने की वजह से इंजरी हुई है तो। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर जलने से कोई इंजरी होती है तो उस जगह पे एक ब्लीचर बन जाता है, यानी कि फफोला बन जाता है। जनरली जहाँ पे भी जलते हैं उस पे स्किन पे एक फफोला बन जाता है, या फिर कभी कभी रेडनेस भी हो जाती है। लेकिन अगर दोस्तों फफोला बनता है तो लोग गलती क्या करते हैं कि उस फफोले को फोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप फफोले को फोड़ेंगे तो हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाए। फफोला बनना अच्छी चीज़ है। जलने के बाद में फफोला अगर बनता है तो वो भी एक तरह से उस इंजर्ड पार्ट को, उस वुंड को जो है इन्फेक्शन से बचाता है। बर्न का जो वुंड है उसको इन्फेक्शन से बचाता है। तो आपको ब्लीचर को फोड़ना नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ब्लीचर अपने आप फूट जाएगा। और जैसे ही ब्लीचर फूटता है तो आपको सेम वही प्रोसेस यूज़ करनी है जो मैंने आपको अभी बताई है, कि उसमें अच्छी तरह से ठंडे पानी में जो है उसको वॉश करेंगे। उसके बाद में जो है एंटीबायोटिक आप उस पर लगाएंगे और फिर उसकी ड्रेसिंग करेंगे। इस तरह से आपको सेम स्टेप्स आपको इसमें भी यूज़ करने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं पेन की। अगर दर्द हो रहा है तो क्या करें। दर्द के लिए दोस्तों एक टेबलेट आती है, टेबलेट आइबुप्रोफेन 400 mg की ये टेबलेट आती है। उसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अगर दोस्तों मरीज़ की जो एज है वो 12 साल से कम हो तो जो है इसकी डोज जो है कम लेनी पड़ती है। अगर 12 साल से कम पेशेंट की एज है तो आपको अपने डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है टीटी वैक्सीन। अगर आपको कभी भी इंजरी होती है और अगर लोहे की चीज़ से इंजरी हुई है तो आपको टीटी वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। अगर आपने पिछले 5 सालों में टीटी वैक्सीन नहीं लगवाया तो एक बार आपको वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। टीटी वैक्सीन बहुत ही सस्ता वैक्सीन है जो कि आपको आसपास किसी भी क्लिनिक में मिल जाएगा। आप पास वाले किसी क्लिनिक में जाके टीटी वैक्सीन लगा सकते हैं। इससे आप अपने आप को टिटनेस से बचाएंगे। तो ये टिटनेस का एक शॉट आपको लगवाना है। इसका असर फिर 5 साल रहेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई इंजरी के ट्रीटमेंट की, यानी चोट लगने पे ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, उसकी ड्रेसिंग किस तरह से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद में एक चीज़ की बात अपन और करेंगे कि जो जहाँ पे चोट लगती है उस जगह बन जाता है धब्बा, दाग या निशान, जो स्कार, उसको स्कार ही बोलते हैं। उस निशान को अपन स्कार ही बोलते हैं। उस निशान को बनने से कैसे रोका जाए। तो दोस्तों किसी भी जगह अगर इंजरी होती है तो उसको पूरी तरह से धब्बा नहीं बने ऐसा नहीं हो सकता है। धब्बा अगर कहीं पे भी अपना बॉडी पार्ट इंजर्ड होता है तो वहाँ पे उसका निशान रहता है, लेकिन उस निशान को कम किया जा सकता है। और उस निशान को कम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आपको सबसे पहले इंजरी प्रिवेंट करनी है। अपने घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखें जिससे कि आपको इंजरी हो सके। जैसे कि फ्लोर को आपको सूखा रखना है, फिसलन वाला फ्लोर नहीं होना चाहिए, और नाइफ है, ब्लेड है, इन सबको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। क्रिकेट खेलते टाइम लेग गार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट यूज़ कीजिए। ऐसी चीज़ों से अपन जो है इंजरीज़ को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो धब्बे बनेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बाद में अगर इंजरी लग जाती है तो धब्बों को कम करने के लिए आपको असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। असेप्टिक टेक्निक बोले तो अपने घाव की ड्रेसिंग करते टाइम पूरी साफ़ सफाई का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने से घाव बढ़ता है और घाव बढ़ेगा तो आपका स्कार भी बढ़ेगा। इस तरह से आप स्कार को भी कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि एंटीबायोटिक आपको यूज़ करना है। एंटीबायोटिक क्रीम घाव पे ज़रूर लगानी है, उससे हीलिंग फास्ट होती है और धब्बा भी कम बनता है। एंटीबायोटिक क्रीम के बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई है कि चोट लगने पर धब्बे को कम कैसे कर सकते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे कि ये ऑइंटमेंट हुआ, गोच पीसेज हुए, और ये ट्विजर्स हुए, चिमटी जिसको बोलते हैं, ये सारे हमें अपने फर्स्ट एड किट में रखने हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेलाइन भी अपन रख सकते हैं। फर्स्ट एड किट किस तरह से तैयार करते हैं मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, उसको देखोगे तो आप अपने घर में ही बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम लागत में एक फर्स्ट एड किट तैयार करके रख सकते हो। और दोस्तों आप सबको अपने घर में फर्स्ट एड किट रखना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी चोट लग सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात हो गई है कि चोट लगने पर क्या करें, उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, किस तरह से उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। हमारे हेल्थ वीडियोज़ में सबके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रहती है। इस तरह के हेल्थ वीडियोज़ सबके काम में आ सकते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। टेक केयर।